नमस्कार। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान सभा की संरचना के बारे में, यानी कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके बारे में जानने का हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ये समझ लिया था संविधान का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, प्लस इसके अलावा हमने ये भी जाना कि जो संविधान है वो हमारे लिए क्यों इतना ज़रूरी है। ठीक है, जब हम ये चीज़ समझ गए हैं कि संविधान का अर्थ महत्व क्या है, तो हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जो संविधान बनाया गया है ना, तो जो संविधान सभा है, ये सभा मतलब कि जिसमें लोग बैठे, उन्होंने क्या नाम है कई सारे विचार रखे, अपने आइडियाज़ वगैरह वहाँ पर क्या नाम है इंट्रोड्यूस किए, उसके ही आधार पर क्या हुआ फिर यहाँ पर संविधान को बनाया गया। तो शुरू से पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि 11th में यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जाम में आती हैं। तो इस बोर्ड पे मैंने कई सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी, और जो आप आगे की जब तैयारी करोगे तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो एक बेसिक जो है आपका यहाँ से भी रेडी हो जाएगा फ्यूचर की कोई भी, अगर आप स्टडी करना चाहते हो। तो अगर हम बात करें यहाँ पर संविधान सभा के बारे में, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बोलते हैं, ये बेसिकली वो असेंबली थी जिसकी हेल्प से हमने अपने संविधान को, या जो आपका भारत का संविधान आज चल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, उसका एक रूप, एक नाम है ड्राफ्ट रेडी करने का प्रॉपर जो एक तरीका था वो यहीं से स्टार्ट हो गया था। यानी कि कहने मतलब हम कह सकते हैं कि जो एक तरह का जो बीज था वो यहीं से जला था, और आज जो हमें एक संविधान के रूप में बहुत बड़ा जो वृक्ष है जो आज भी चल रहा है, हमें अपनी छाया में रखे हुए है, वो हमें देखने को मिलता है। तो हम इसकी रचना के बारे में, यानी कि कंपोजिशन, इसमें किस किस तरह के लोग इसमें शामिल थे, इनको कैसे चुना गया, कहाँ से आए थे, ये हमें पता होनी चाहिए, उसका ब्रीफ एकदम। तो हम यहाँ बात करें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान सभा है उसकी जो फर्स्ट मीटिंग है 19 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, और ये डेट है ना आपकी, ये डेट याद रखना, ये आज़ादी से पहले की है, जब हमारा ना तो बंटवारा हुआ था ना हम आज़ाद हुए थे। तो यानी कि ये तब थी जब ब्रिटिश रूल हम पर चल रहा था। तो उस समय हमारी फर्स्ट मीटिंग इस डेट पे हुई थी। ठीक है, और उस समय हमारे संविधान सभा में जो टोटल मेंबर थे वो 385 मेंबर थे, जो क्या नाम है भारत के अलग अलग हिस्से से आए थे और भारत को थे एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, एक रिप्रेजेंटेटिव क्या नाम है लीडर के तौर पर यहाँ पर ये आए थे। इसमें जो मेंबर थे उनको दो भागों में बांटा गया था, यानी कि दो तरीके से चुने गए थे। पहले थे आपके नाम है 292 मेंबर्स जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, स्टेट की क्या नाम है जैसे असेंबली के थ्रू क्या नाम है अपॉइंट हो गए, और 93 वो थे जो रजवाड़े थे, यानी जो प्रिंसली स्टेट होते हैं। आपको पता होगा जब भारत आज़ाद हुआ था तो कई सारे छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था, तो उन्हीं में से 93 जो रजवाड़े थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, स्मॉल किंगडम, वो यहाँ पर अपॉइंट किए गए। तो आपको ये पता होना चाहिए जो यहाँ पर ये मेंबर वगैरह इलेक्ट हुए, उनका क्या चुनने का तरीका यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की बेस पे था या कुछ और तरीका था। क्योंकि आज भी में क्या होता है, अगर जब भी हम वोट डालते हैं तो उसमें जब भी हम प्रधानमंत्री के चुने या मुख्यमंत्री के चुने, तो उसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे चलता है। इसका मतलब क्या होता है कि जिसकी 18 या उससे ज़्यादा की उम्र होगी वो वोट डाल सकता है। लेकिन पहले क्या था, ऐसा नहीं था। यहाँ पर इलेक्शन का जो प्रोसेस था, चुनावी जब प्रक्रिया थी, वो सीमित मताधिकार के आधार पर थी, यानी अपने को मिलते थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है सीमित मताधिकार का इस्तेमाल किया गया, और वहाँ पर क्या नाम है इस तरह का अधिकार का इस्तेमाल करना एक पॉसिबल नहीं था। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इसमें जो मेंबर जो अपॉइंट हुए वो सीमित के आधार पे हुए थे। तो इसमें जो वर्ग हैं, यानी कि जिसमें जो मेंबर थे वो 3 समूहों से संबंधित थे, रिलेट करते थे। पहला था आपका मुस्लिम वर्ग, दूसरा सिख, और तीसरा साधारण, जिसको हम जनरल ग्रुप भी बोलते हैं। क्लियर, जनरल ग्रुप में आपके बाकी सारे आ जाएंगे, जो गैर मुस्लिम हो गैर सिख माने जाएंगे, नॉन मुस्लिम नॉन सिख जो थे वो साधारण यानी जनरल ग्रुप में आ गए थे। ठीक है, तो जब उसकी फर्स्ट मीटिंग बुलाई गई थी तो उसमें मुस्लिम लीग, याद रखना अभी आगे आएगा, ये जो मुस्लिम लीग है जिसके लीडर उस समय कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मुस्लिम लीग भी जो थी फर्स्ट मीटिंग में जो थी इसमें शामिल थी। तो जहाँ पर जब वोट वगैरह डले तो उसमें जो मैक्सिमम जो वोट था, अगर यहाँ बात करें इन सीटों में जो मैक्सिमम वोट था, 80% जो वोटिंग थी वो गई थी कांग्रेस को। ठीक है, और जो 30% जो सीटें थी वो गई थी मुस्लिम को, जो मुस्लिम लीग थी। तो इससे ये यहाँ पे क्या नाम है प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इससे पहले तो कुछ भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही वोटिंग हुई उसके बाद जो थी मेन दिक्कत स्टार्ट होना शुरू हुई, जो बंटवारे का एक बहुत ही शुरुआती कारण बना था। इनिशियल जो कॉज था वो यही था कि यहाँ पर जो 80% जो सीटें थी वो कांग्रेस ने ली, और यहाँ पर मुस्लिम लोगों को सिर्फ 13 सीटें मिली। क्लियर, तो ऐसे में देखा जाए तो मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने बोला कि जो संविधान सभा है अपने आप में क्या है, ये हिंदुओं की पार्टी है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को वो हिंदुओं की पार्टी मानते थे। तो ऐसे में उन्होंने बोला कि
अगर हम इस संविधान सभा के अनुसार संविधान बनाएंगे तो उसमें मुसलमानों के अधिकार को जो है महत्व नहीं दिया जाएगा, ऐसा मुस्लिम लीग के लोगों का और उसके लीडर का कहना था। तो उन्होंने डिमांड रखी भाई हमें जो है एक अलग संविधान दिया जाए, यानी कि इनका कहने का मतलब ये था कि भारत में दो तरह के संविधान चलेंगे, एक वो जो मुसलमान फॉलो करेंगे और एक वो जो गैर मुस्लिम होंगे वो फॉलो करेंगे। अगर ऐसा हम इनकी बात मान लेते तो इससे क्या होता, आज दिक्कतें हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती। तो उन्होंने दूसरी मांग रखी कि भाई हमें जो है एक अलग देश दे दो जो मुसलमानों के लिए होगा, मुसलमानों के अधिकार के लिए होगा। तब जाकर के वहाँ पर क्या हुआ था, टू नेशन थ्योरी के बेस पर, जिसको हिंदी में हम द्विराष्ट्रीय सिद्धांत भी बोलते हैं, इसके आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। इसमें बोला गया भाई धर्म के आधार पर जो है विभाजन किया जाएगा, यानी कि जहाँ पर मुसलमान संख्या ज़्यादा होगी उसको हम पाकिस्तान बोल देंगे और जहाँ हिंदू ज़्यादा होंगे उसको हिंदुस्तान बोल दिया जाएगा। तो ऐसे में भारत के 3 टुकड़े हो गए थे, एक आपका जो इंडिया भी है और एक क्या नाम है पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, बाद में 71 में तो जो आपका पूर्वी पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के नाम से आज़ाद हो गया था, भारत ने कराया था। तो ऐसे में टू नेशन थ्योरी के बेस पर जो था मतलब बंटवारा यहाँ से इस रीजन से हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए भारत का बंटवारा है माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, एग्जाम में यहीं से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ तक कोई डाउट तो होगा नहीं। ठीक है, हमें बस इतना ध्यान देना है कि जो फर्स्ट मीटिंग थी वो इस डेट पर हुई थी आज़ादी से पहले, जब बंटवारा भी नहीं हुआ था। जब बाद में बंटवारा वगैरह हो गया तो फिर बाद में क्या हुआ, सेकंड मीटिंग जो थी वो 31 अक्टूबर को हुई थी। ठीक है, बाद में फिर इसमें जो मेंबर थे, क्योंकि आपको पता है मुस्लिम लीग के लिए अगर अलग से देश बना दिया तो जो मेंबर जहाँ एक तरफ 385 थे वहीं घट करके कितने हो गए, 308 मेंबर हो गए। यानी लिखा ना आज़ादी के बाद जो इसमें 308 मेंबर रह गए। तो जिस तरह यहाँ पर 385 मेंबर थे ना वो भी 2 तरह के थे, तो यहाँ पर भी 2 तरह के बनाए गए, जिसमें से 235 है ना 235 जो सदस्य थे वो थे वही सेम जिस तरह यहाँ पर एक ना प्रांतीय सभाएं थी, स्टेट के अलग अलग मेंबर थे। और 73 जो मेंबर थे वो थे क्या नाम है देसी रजवाड़े, जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जो क्या नाम है अलग अलग राजाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि भाई जो जब मेंबर 385 थे और जब मेंबर घट के 308 हो गए, तो दोनों में क्या एक खास कॉमन बात है कि यहाँ पर अगर कोई मेंबर, अगर मान लो कोई एक पर्सन इलेक्ट होगा तो वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कितने लोगों को लीड करेगा। ठीक है, तो वो थे 10 लाख, यानी 10 लाख की आबादी पर एक लीडर अपॉइंट होगा। ये आपको याद रखना है यहाँ पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था प्रॉपर एक संविधान सभा के बारे में प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन। बाकी आपको क्या नाम है इससे रिलेटेड जो नोट्स वगैरह होंगे आपको उसमें मिल जाएंगे। संविधान सभा का टॉपिक जो है यहाँ पर वो कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे सभा की जो प्रकृति है उसके बारे में जानना ये बहुत ज़रूरी है, यानी कि इसमें किन किन लोगों को मतलब इसमें शामिल किया गया था। आपको तो पहले बता दिया था कि इसमें कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी और स्क्रीन पर भी आपको दिखती रहेगी इंग्लिश मीडियम में भी। तो संविधान सभा में जो सभी धर्मों को, यानी कि जितने भी रिलीजियस लोग थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध क्रिश्चियन, हर तरह के धर्म के लोगों को इसमें जगह दी गई थी, ताकि ऐसा ना हो कि जो संविधान बनाया जा रहा है उसमें कुछ धर्मों को हम क्या कर रहे हैं अवॉइड कर रहे हैं और सिर्फ कुछ ही धर्मों को हम महत्व दे रहे हैं। ऐसा नहीं था, इसमें सभी धर्मों को जो था बराबर का मौका दिया गया था। इसके अलावा इसमें जो अनुसूचित वर्ग है ना, जबकि क्या नाम है जो अन्य पिछड़ी जातियाँ वगैरह जो होती हैं उनके भी 26 मेंबर इसमें जो थे लगाए गए थे। इसके अलावा कुछ इसमें मुख्य चेहरे थे, नेता थे, इसके अलावा मतलब और भी थे, लेकिन जो बड़े चेहरे थे मैंने यहाँ पर लिखने की पूरी कोशिश की है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्या नाम है और भी लीडर थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा की कुछ समिति थी, समितियाँ जो थी वह तो क्या नाम है कुल टोटल बात करें 8 समितियाँ थी, उसमें से 3 बहुत महत्वपूर्ण थी। नंबर 1 पे आपकी प्रारूप समिति है, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जिसको हम इंग्लिश में ड्राफ्ट कमेटी भी बोलते हैं। और दूसरी थी जांच समिति, ठीक है, और तीसरी थी आपकी अध्यक्ष समिति। ठीक है, अब हम बात करें प्रारूप मतलब होता है कि ड्राफ्ट, यानी कि हमारे संविधान में हम क्या क्या चीज़ें क्या नाम है शामिल कर रहे हैं। इसलिए इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, इनका काम क्या था कि हमारे संविधान को प्रॉपर जो एक ढांचा होता है ना उसको तैयार करना। जैसे हमारी बिल्डिंग होती है जिसमें हम कहाँ कहाँ बीम लगाएंगे, कैसे मतलब उसमें लेंटर वगैरह डलेगा, प्रॉपर होता है ना कि ताकि उस पर टिका रहे। तो हमारा संविधान आज की डेट पर जिस मूल ढांचे पर, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिका हुआ है उसको प्रदान करने का काम जो था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था, और आज भी जो है वो उसी ढांचे पर जो है सही से चल रहा है। इसके अलावा एक और थी जांच समिति, इसका काम क्या था, वही एक यूनियन कमेटी भी बोलते हैं इसे, कि भाई जो भी इसमें हम चीज़ें शामिल करेंगे उसको चेक करना कि क्या इसमें शामिल करना है क्या नहीं। तो उस पर क्या नाम है एक तरह से चेक करने का काम जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था। ये इंडिया के पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। ठीक है, जब तक ये जिंदा रहते तो क्या नाम है सत्ता पर बने हुए थे, उन्होंने देश को क्या नाम फिर आगे भी चलाया था। इसके अलावा अध्यक्ष समिति की अगर बात करें
अध्यक्ष समिति मतलब कि जो भी इसमें काम किया जाएगा वो किसकी अध्यक्षता में होगा, किसकी लीडरशिप में होगा, वो होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इसको क्या नाम है, हम स्टीयरिंग कमेटी भी बोलते हैं। तो इनका काम क्या था कि जो भी इसमें काम हो रहा है, ये दोनों जो कमेटियाँ काम कर रही हैं उसको चेक करने का प्रॉपर जो मतलब पूरा एक लीडरशिप थी कि किसकी नज़र में देख रेख में होगा, वो यहाँ पर लगाया गया था। और आपको पता होगा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो इंडिया के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये था क्या नाम है समिति, जिसको हम क्या नाम है कमेटीज बोलते हैं। टोटल 8 थी, लेकिन इसमें 3 के बारे में यहाँ पे आपको एग्जाम में आता है 11th के लेवल के हिसाब से। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। स्रोत मतलब सोर्सेज, भाई जो हमारा संविधान को पता होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो भारत का संविधान है वो क्या है, उधार की थैली है ना। ऐसे मतलब एग्जाम में एक चीज़ आती है कि जो आपका संविधान है क्या, उधार की थैली है, बैग ऑफ बोरोइंग बोलते हैं इसको। तो ऐसे में ये इसमें बताने की कोशिश की गई कि जो भारत का संविधान है वो कई सारे अलग अलग देशों से लिया गया है। यानी कि हमारा संविधान है वो खुद का मतलब सेल्फ ऑरिजिनेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हमने कई सारे देशों से कई सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो अवधारणा है, वो हमने एक तरह से कॉपी की है। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर क्वेश्चन 2 तरह से आता है। तो आपसे पूछ लेगा कि जो भारत के संविधान है उसके स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आपसे बोल देगा कि भारत का संविधान जो है उधार की थैली है, स्पष्ट करो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बैग ऑफ बोरोइंग, एक्सप्लेन। ये आपसे एक पर्टिकुलर कोई एक कंट्री का नाम दे देगा, मान लो यहाँ पर कोई देश का नाम दे दिया और बोल देगा भाई इस देश से क्या क्या लिया गया है वो आप बताओ। या आपको क्या नाम मैचिंग के तौर पर भी आ सकता है। तो मतलब ये कि आपको किसी तरह से वो चीज़ पूछ लेगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या, बस ये जानना है कि स्रोत कौन कौन से, किस देश से लिया गया है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा हिंदी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो पड़ा है आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। जो ब्रिटिश, आपको पता ही है अंग्रेजों ने हम पर 200 साल तक रूल किया था। ठीक है, 200 साल तक रूल किया, तो 200 साल ज़्यादा भी हो सकता है। अंग्रेजों ने 200 साल तक हम पर रूल किया, इसी वजह से भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस जो हम पर छोड़ के गया वो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन ही छोड़ के गया है। आपको पता होना चाहिए जो भारत की जो आज की गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग ही है। यानी जो आपको सरकार दिख रही है उसका जो मूल ढांचा है वो इसी एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया गया। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। स्क्रीन पर ध्यान देते रहना कि हम बात कर रहे हैं पहले ब्रिटेन के बारे में। ठीक है, तो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। जैसे आपको पहला दिख रहा होगा इसमें आपका ब्रिटेन के संविधान से जो आपका संसदीय स्वरूप लिया गया। संसद मतलब होता है पार्लियामेंट। जैसे आपको क्या नाम है बताइए, इंडिया में 2 तरह के पार्लियामेंट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ऐसे में जो संसद का पूरा स्ट्रक्चर है, ब्रिटेन में भी आपका क्या नाम है लॉर्ड असेंबली, कॉमन असेंबली है ना। तो इसी तरह भारत ने भी क्या किया है, द्विसदनीय यानी कि डुअल पार्लियामेंट सिस्टम को भी अडॉप्ट किया है। अब सीधी सी बात है, जब सारा पार्लियामेंट सिस्टम क्या नाम है ब्रिटेन से लिया जाएगा, तो ऐसे में जो हमारी कानून व्यवस्था है यानी कि रूल ऑफ लॉ, ये भी ब्रिटेन से लिया ही जाएगा। प्लस कानून बनाने का जो प्रॉपर तरीका है ना, लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है आपका, वो भी ब्रिटेन से लिया गया। इसके अलावा आपको पता है लोकसभा में स्पीकर होता है, उसकी पावर होगी, और क्या नाम है जिसके क्या नाम है जो वो काम करता है उसका सारा जो पोजीशन है वो क्या नाम है डिट्टो एकदम ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। बाकी आपको पता होना चाहिए भारत में जो FPTP है। अब FPTP क्या होता है, इसको आपको पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म भी हिंदी इंग्लिश दोनों में। इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम, और हिंदी में बोलते हैं सर्वाधिक मतों से जीत। यानी कि जिसको अगर एक वोट भी फालतू मिलेगा तो वो जीत जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या नाम है ब्रिटेन से लिया गया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ब्रिटेन से इतनी सारी चीज़ें ली गई हैं, इसी वजह से यहाँ पर जो प्रॉपर सरकार का काम करने का तरीका भी है वो ब्रिटेन की तरह ही है। फिर आता है आपका क्या नाम है दूसरा अमेरिका। अमेरिका से भी यहाँ पर कई सारी चीज़ें ली गई हैं। सबसे पहला क्या है आपका जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। आपको पता होना चाहिए हमारे भारतीय संविधान में 6 तरह के मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो मौलिक अधिकार हैं वो ब्रिटेन से ही लिए हैं। यानी कि अमेरिका के जो नागरिक हैं उनके जो मौलिक अधिकार हैं वो, और जो भारत के पास जो भारत के नागरिक हैं उनके जो मौलिक अधिकार हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पता है जो न्यायपालिका है यानी जो सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्था हो गई, और जो आपकी जुडिशरी की प्रॉपर जो एक कहते हैं ना न्यूट्रल या इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने अमेरिका से ही लिया गया है। इसलिए अमेरिका और भारत की जो जुडिशरी सिस्टम है, न्यायपालिका व्यवस्था है, वो बिल्कुल सेम है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका कनाडा से भी यहाँ पर एक क्या नाम है बहुत सी चीज़ें ली गई हैं। आपको पता होगा भारत अपने आप में क्या है, एक संघात्मक देश है ना। जैसे आपको मैं बोर्ड पर दिखा देता हूँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं फेडरल कंट्री। जहाँ पर संघात्मक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 2 तरह की सरकारें हों। सरकार का वह रूप जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा सरकारें जो है मतलब कंट्री को रन करे। यानी कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट रन अ कंट्री सिस्टमेटिकली। तो ऐसे में यहाँ पर भारत में बताया आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है,
इसके अलावा एक और है जिसको हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो भारत में आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, यहाँ पर जो केंद्र सरकार है ये ज़्यादा ताकतवर है किसकी तुलना में, स्टेट गवर्नमेंट की तुलना में। इसलिए ज़्यादातर सारे जो अधिकार वगैरह हैं केंद्र को दिए गए हैं और राज्य सरकार जो है मतलब केंद्र पर निर्भर करती है। तो जो कहने को संघात्मक का मतलब क्या होता है, जहाँ दोनों ताकतवर देश मतलब दोनों सरकारें जो है ताकतवर हो। जैसे अमेरिका में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रॉपर मतलब पावरफुल है, हर स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको सेम पावर दी गई है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पर संघात्मक तो है लेकिन उनका जो व्यवहार है, जो बिहेव वो संघात्मक नहीं है, अर्ध संघात्मक है। यानी कि यहाँ पे एक वर्ड जोड़ दिया मैंने, अर्ध, मतलब आधा संघात्मक है और आधा एकात्मक है। एकात्मक मतलब जहाँ एक सरकार हो, लेकिन भारत में एक सरकार तो नहीं है, यहाँ पर राज्यों में सरकारें हैं, लेकिन जो सारी शक्तियाँ हैं वो केंद्र को दे रखी हैं। तो अर्ध संघात्मक का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बाकी यहाँ बात करें, जब अर्ध संघात्मक तो सीधी सी बात है, केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दी जाएंगी और राज्य को कम दी जाएंगी। बाकी इसमें एक और आपको पता होना चाहिए, आपको मैं आगे जब चैप्टर शुरू होगा तो उसमें बताया जाएगा। देखो जैसे आपको पता है कि भारत में जो सरकारें हैं ना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो उनके पास में कुछ अधिकार दिए गए हैं, अधिकार क्षेत्र बोलो, है ना, वर्किंग क्राइटेरिया कि किस दायरे में रह करके वो काम कर सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो लिस्ट दी गई हैं, आपको वही चैप्टर यहाँ पर थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन ही दूंगा क्योंकि प्रॉपर जो डीप एनालिसिस है वो चैप्टर में पढ़ेंगे जब आएगा। तो केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ये 3 तरह की लिस्ट होती है। केंद्र मतलब सेंट्रल, इसको हम क्या नाम है, यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं और सेंट्रल लिस्ट भी बोलते हैं। इसको हम क्या नाम है, स्टेट लिस्ट ही बोलेंगे, इसका और कोई नाम इंग्लिश में नहीं है। फिर अगर समवर्ती, इसको क्या नाम है, एक तरह से कॉन्करेंट लिस्ट भी बोलते हैं, समवर्ती, ठीक है। तो केंद्र सूची में सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, राज्य में सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती में दोनों सरकारें यानी कि स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके कानून बनाती है। तो इस सब के अलावा जब आपका भारत संविधान बन रहा था तो उसे 3 लिस्ट ही शामिल की गई थी। लेकिन जब भारत संविधान बन गया उसके बाद कई सारी नई नई टेक्नोलॉजी आई, है ना, और उससे रिलेटेड कई सारे क्राइम भी होने लगे, जैसे आपको क्या नाम है इंटरनेट वगैरह, उसमें तो इतना था नहीं प्रॉपर पॉपुलर वगैरह। तब बाद में एक और लिस्ट लाई गई जिसको क्या नाम है हम रेजिडुअरी लिस्ट बोलते हैं, या उसको हम बोलते हैं हिंदी में अवशिष्ट शक्तियां बोल लो, या लिस्ट या सूची बोल लो। तो इस पर कानून बनाने का अधिकार भी किसके पास है, केंद्र के पास है। तो ये अवशिष्ट सूची वाला जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये भी कहाँ से लिया गया है, आपका कनाडा से, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई आयरलैंड से क्या लिया गया है। जैसे राज्य की आपको पता है, आपके पास फंडामेंटल राइट होते हैं, एक होता है आपका DPSP बोलते हैं, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला जाता है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नाम पे ध्यान देना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो राज्यों की जो नीतियाँ होती हैं, जो स्टेट पॉलिसीज होती है, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना ही क्या कहलाता है, DPSP कहलाता है। यानी सरकार जो भी योजना बनाएगी उसको एक क्या नाम है निर्देश या गाइडेंस प्रोवाइड करना DPSP बोला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ऑस्ट्रेलिया है उसे समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट लिया गया, जो कि आपको मैंने अभी बताया है, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन, यानी कि जो आपका दक्षिण अफ्रीका है ना, जो आपका अमेंडमेंट प्रोसेस आपको बताया था मैंने, शायद बताया था दोबारा, कि जो आपका आर्टिकल है, एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 368, इसमें संविधान संशोधन अमेंडमेंट प्रोसेस के बारे में बताया गया। जब चैप्टर पढ़ेंगे ना आगे तो उसमें बताऊंगा कि कैसे मतलब अमेंडमेंट होता है जब चैप्टर आएगा। तो इस आर्टिकल को याद रखना, एग्जाम में एक नंबर क्वेश्चन पूछता है। आर्टिकल 368 में जो है अमेंडमेंट प्रोसेस दिया गया है, और जो अमेंडमेंट प्रोसेस का प्रॉपर जो डिट्टो कॉन्सेप्ट है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। अगला आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ्रांस का, आपको पता है समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, यानी कि वही एक तरह से भाईचारा होता है ना, इक्वलिटी, लिबर्टी वगैरह, ये सब कॉन्सेप्ट जो है हमने फ्रांस से ही लिए हैं। इसके अलावा आपको पता है भारत में जो राष्ट्रपति शासन आ जाता है कभी कभार, जिसे कहते हैं ना इमरजेंसी कहते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। आप उनमें से जब 12th में आओगे तो इसमें और अच्छे से बताया जाएगा। आपातकाल व्यवस्था, इसको इमरजेंसी रूल भी कहते हैं। तो 3 आर्टिकल होते हैं, 352, 356, 360, ये 3 आर्टिकल हैं जिसके बेस पर आपातकाल लगाया जाए, जिसको हम क्या नाम है राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। आपातकाल से शायद क्या नाम है समझ ना आए, लेकिन हम याद रखना राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन मतलब जहाँ पर राष्ट्रपति शासन करता है। आपको पता होना चाहिए सरकार के 3 क्या नाम है अंग होते हैं। कानून बनाने वाला अंग होता है जिसको हम विधायिका बोलते हैं, कानून लागू करने वाले से कार्यपालिका, और उसको चेक करने का न्यायपालिका, यानी कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी और आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ऐसे में जो सारी शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं। तो जो राष्ट्रपति शासन है, यानी कि जो इमरजेंसी है, वो भी हमने कहाँ से लिया है, याद रखना, एक
आपने हिटलर का नाम तो सुना होगा। हिटलर हमेशा क्या नाम काफ़ी कट्टर था, मतलब किसी से सुनता नहीं था कभी। तो उसने क्या नाम अपने देश में सबसे पहले चीज़ लेकर के आया। तो भारत में भी क्या कि वो जर्मनी से जो आपातकालीन शक्ति है वो हमने कॉन्सेप्ट को लिया है। अब हम ध्यान देंगे यहाँ पर राजनीतिक दर्शन के बारे में, है ना। यानी कि आपको ये होता है ना पॉलिटिकल एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। भारत संविधान में जो हम पढ़ते हैं, जो भी देखते हैं, उसमें पॉलिटिकल एक आइडियोलॉजी कैसी रही है वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। फिलॉसफी, है ना, पॉलिटिकल फिलॉसफी कहते हैं। तो आपके स्क्रीन पर भी क्या नाम है साइड में दिखाता रहूँगा मैं कि भाई इसको इंग्लिश में भी क्या कहते हैं। पहला आपका क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या व्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसको हम इंडिविजुअल फ्रीडम भी बोलते हैं। आपको पता है जब अंग्रेज हम पर रूल कर रहे थे तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को सरकार के खिलाफ बोलने की या अपनी बात रखने का कोई भी अधिकार नहीं था, है ना। जब भी अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता था उसको पकड़ के जेल में डाल देते थे बिना किसी रीजन के, और उस पर बेल भी नहीं होती थी। तो ऐसे में भारत में जब संविधान बनाया गया तो राजनीतिक नज़रिए से हमने यहाँ पर व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व दिया, ठीक है, ताकि कोई भी जो है व्यक्ति के अधिकार को छीन ना सके। अगर हमारे पास हमारी स्वतंत्रता हमारे पास रहेगी तो उसका इस्तेमाल करके हम किसी सरकार का विरोध कर सकते हैं या सरकार का समर्थन कर सकते हैं जो आप करना चाहो, ठीक है, या अपनी राय भी आप दे सकते हो। तो व्यक्ति स्वतंत्रता भी जो थी आपके संविधान में एक राजनीतिक नज़रिए को दिखाती है कि हाँ, भारत में व्यक्ति जो है अपनी बात को रख सकता है। जैसे चाइना में क्या होता है, वहाँ पर आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, भले ही क्या नाम वहाँ पे मौलिक अधिकार दे रखे, लेकिन वो किसी काम के नहीं होते। इसके अलावा सामाजिक न्याय बात करें, क्योंकि भाई पहले के टाइम में क्या था, जाति के आधार पर बहुत ज़्यादा भेदभाव था, मतलब धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, और क्या नाम है जेंडर के बेस पर, है ना, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, वही लिंग के आधार पर भाई, और लड़का लड़की में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव करते थे। तो जो भेदभाव है उसको भी क्या नाम है ख़त्म करने के लिए यहाँ पर समाज में सभी को न्याय प्रदान किया गया, ताकि किसी का जो है सामाजिक तौर पर अन्याय ना हो। न्याय का मतलब क्या होता है, जहाँ पर अन्याय का अभाव हो, है ना, उसे हम न्याय कहते हैं। लैक ऑफ अनजस्ट इज कॉल्ड जस्टिस, नॉर्मल सी भाषा में। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्ष। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, धर्म और निरपेक्ष, है ना। सेकुलरिज्म बोलते हैं। धर्म मतलब कि भाई आपको पता ही है, इंसान जो अपने अपने रिलीजन को फॉलो करता है, और निरपेक्ष मतलब होता है अलग। यानी कि भारत में राजनीति कैसी है, धर्म से अलग की जाने वाली राजनीति। गांधी जी भी कहते हैं कि राजनीति में धर्म होना चाहिए और धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें राजनीतिक तौर पर, अगर कोई भी नेता धर्म के आधार पर राजनीति करेगा तो गलत है, ठीक है, और किसी धर्म में क्या नाम है बांटने का काम करे वो गलत है। लेकिन यहाँ धर्म का मतलब क्या है, सही कार्य करना। यानी कि राजनीति में सही कार्य करके ही हम जो है लोगों का भला कर सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी यहाँ पर दिया गया, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एज होगी, फिक्स एज होगी, जिसके बाद आप जो है वोट डाल सकते हो। इसके अलावा संघवाद मैंने आपको बता दिया है। संघवाद मतलब जहाँ पर कई सारी सरकारें मिलकर के रूल करती हैं, ठीक है। बाकी आपको पता है यहाँ पर कई सारे माइनॉरिटीज़ होती हैं, अल्पसंख्यकों को क्या नाम है यहाँ पर देखा है ना, जो अल्पसंख्यक हैं उनको क्या नाम है समान अधिकार दिए गए बाकी धर्मों के हिसाब से। यानी कि जिस तरह बाकी जो बहुसंख्यक लोग हैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, सेम ऐसे उनको भी जो है अधिकार दिया गया है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बताते हैं कि हाँ, भारत में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो उसके राजनीतिक दर्शन को यानी कि पॉलिटिकल फिलॉसफी को भी शो करते हैं। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रह गया है, वो है आपका भारत संविधान की आलोचना, है ना, क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह हर इंसान अपनी अच्छाई बुराई होती है, इसी तरह इसके द्वारा बनाई गई हर चीज़ में अच्छाई बुराई होगी ही होगी, ये आप मान के चलना। भले ही हमने इस भारत संविधान के बारे में पढ़ा कि बहुत अच्छा है, काफ़ी महान है, हर धर्म की जाति की क्या नाम है हितों को क्या नाम है उसके जो फेवर है उसको लेकर चलता है, लेकिन फिर भी इसमें कई सारी कमियां हैं जो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि जो आपका संविधान है ना, उसकी कुछ आलोचना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि भारत संविधान जो है काफ़ी बड़ा है, क्योंकि जब हम कई सारे देशों से कई सारी चीज़ें लेंगे उधार में, या मतलब ये चीज़ देशों से हम अपनाएंगे, तो सीधी सी बात है हमारा संविधान जो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत भी हो जाएगा, मतलब काफ़ी एक्सपेंड मतलब बड़े लेवल पर फैला हुआ है। अगर हम बात करें अमेरिका का संविधान की, तो वहाँ पे सिर्फ 7 आर्टिकल हैं, बस 7 हैं, और ज़्यादा कोई है ही नहीं। स्टार्टिंग की जो 3 हैं उसमें गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसके बारे में दिया गया है। और चौथे में जो है अमेरिकी जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उसकी इलेक्शन का प्रोसेस, चुनावी प्रक्रिया और जो उसकी पावर वगैरह है, शक्ति वगैरह, उसके बारे में बताया गया। बाकी का आपका जो बचे वो क्या नाम है अमेरिकी संविधान के बारे में दिया है। सोचो इतना छोटा संविधान है, पढ़ना भी आसान है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। लेकिन वहीं अगर कोई भारत संविधान को पढ़ना चाहेगा तो उसमें 395 आर्टिकल्स ही हैं, जिसमें 12 क्या नाम है लिस्ट हैं,
तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसी वजह से क्या नाम है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, विस्तृत है, इसलिए क्या नाम है काफ़ी दिक्कत भरा है ये। अगर छोटा होता तो क्या नाम है काफ़ी समझने में भी आसानी होती, किसी को समझाने में भी आसानी होती। और कोई भारत संविधान पढ़ क्या नाम है पढ़ करके एग्जाम देने जाएगा तो काफ़ी चीज़ें क्या नाम है भूल भी सकता है। वहीं अगर बात करें, आपको बताया था जो भारत संविधान है वो खुद का अपना नहीं है। जैसे अमेरिका का बोले उसने खुद अपना बनाया, अपनी जगह जो है जोग्राफिकल कंडीशन को देख करके बनाया। अब देखेंगे कि भाई जो वहीं भारत का जो संविधान है कई सारे देशों से लिया उधार में, जिसकी वजह से कई सारी कमियां हैं जो क्या नाम है समय अनुसार बदलती रहती हैं। ठीक है, बाकी ये काफ़ी जटिल है और अस्पष्ट भाषा है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई है। अगर हम भारत संविधान का प्रियम्बल देखें, प्रियम्बल मतलब जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू होता है, शॉर्ट ओवरव्यू, तो भारत संविधान का जो क्या नाम है जटिलता है और क्या नाम है अस्पष्टता है वो प्रियम्बल पढ़ के आपको जो है एक तरह से नज़र आ जाएगा कि हाँ जब प्रियम्बल इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो अंदर का जो मैटर वो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। कोई भी आम इंसान जो उसको नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी भाषा जो है काफ़ी कानूनी लीगल लैंग्वेज को यूज़ किया गया है ना। तो ऐसे में काफ़ी जटिल है जो आम इंसान के समझ से परे है। संविधान को एक सरल भाषा में बनाना चाहिए ताकि कोई भी इंसान जो है पढ़ करके अपने अधिकारों के बारे में भी जान सके। क्योंकि आपको पता है संविधान जो है सबसे ऊपर माना जाता है, भारत में सुप्रीम है। और अगला टॉप इसमें क्या है कि सीमित मताधिकार का इस्तेमाल किया गया। आपको पता है जो भारत संविधान सभा है, जिसने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने जो है सीमित मताधिकार का इस्तेमाल किया था। यानी कि यहाँ पे आम जनता को क्या नाम है मौका ही नहीं दिया कि ये क्या नाम है आओ अपने मेंबर चुनाव। तो ये भी अपने आप में क्या एक आलोचना बन करके आती है। तो ये था क्या नाम है भारत संविधान का पूरा क्या नाम है कॉन्सेप्ट, जो आपको क्या नाम है 11th लेवल पर इतनी चीज़ें नॉलेज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी इस तरह की वीडियोज़ वगैरह आप चाहते हो मैं बनाऊँ तो क्या नाम है आप कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी। अपना कुछ अगर सजेशन देना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या नाम है कुछ चेंज होना चाहिए या काफ़ी अच्छा है, तो आप क्या नाम है अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा अगली वीडियोज़ के लिए क्या नाम है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि क्या नाम है आपको टाइम पर चीज़ें मिलती रहें। बाकी इससे रिलेटेड जो भी नोट्स वगैरह हैं, जो इंक्वायरीज है, आपको क्या नाम है नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू।